बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के मुतालिक कि इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल्स हैं। इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर रखते हैं अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन हमें पता है डीएनए का उतना का पोर्शन होता है हमारी बॉडी में जो हमारे लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना पाता है या जिसमें कम से कम हमारे किसी न किसी मेटाबॉलिज्म को या करैक्टर को कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। तो ये इतना का पोर्शन हमारे डीएनए का जीन कहलाता है। इसी वजह से हम इन मॉलिक्यूल्स को कह देते हैं इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। डिस्कवरी एज वी नो 1861 में फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया इन्हें, जब उसने हेरिंग फिश जो थी उसके स्पर्म से न्यूक्लियस निकाला, फिर उसे ACl के साथ ट्रीट करवाया और HCl के साथ ट्रीट करवा के उसने एक न्यूक्लियन नामी मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया। ज़ाहिर है न्यूक्लियस से निकला था तो उसने ऑटोमेटिकली इसका नाम न्यूक्लियन रख दिया। फर्स्ट सेल्स के साथ भी उसने ऐसा ही काम किया बाद में। और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये हम जानते हैं अब के दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन ऑफ देम आर द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है वो मोस्ट स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा तो क्रोमोसोम्स में, हमारे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, स्पेशली एल्गी में भी, और माइटोकॉन्ड्रियन में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ जो चीज़ हमारे याद रखने वाली है वो ये कि इन दोनों ऑर्गेनेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट है वो सिर्फ डीएनए ही होता है, जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स तो बने हुए होते हैं, डीएनए के साथ ही साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया जैसा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती डीएनए के साथ, यानी कि वो क्रोमेटिन मटेरियल की सूरत में नहीं होता। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड ये तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में भी, माइटोकॉन्ड्रियन में भी, साइटोप्लाज्म में भी, और राइबोसोम्स में भी इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए। केमिकल कंपोजिशन वो हमें जॉन्स ने 1920 में बताया कि टू टाइप्स के होते हैं डीएनए और आरएनए, और लेबनी ने हमें बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो तीन चीज़ों से, जैसे हमें बताया, उनमें प्रेजेंट होता है एक पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और फास्फोरिक एसिड होता है इन द फॉर्म ऑफ H3PO4। अब नाइट जो कार्बोहाइड्रेट हैं पेंटोज शुगर, वो भी दो तरह की हमने कार्बोहाइड्रेट्स पिछले वीक डिस्कस किया था। एक होती है इनमें से डीऑक्सीराइबोज और दूसरी होती है ऑक्सीराइबोज। ये भी हम इसके मुतालिक क्लियर हैं। वो ये कि डीऑक्सीराइबोज में जब हम देखते हैं तो यहाँ और यहाँ दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है डीऑक्सीराइबोज में, जबकि वो प्रेजेंट होता है ऑक्सीराइबोज में। अब ये डीऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज जो हैं डीएनए और आरएनए में जो प्रेजेंट हैं दोनों, तो डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोज की प्रेजेंस हमें समझ आती है कि ये डीएनए को फिर ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आरएनए। आरएनए में हमें पता है जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा रिएक्शन के चांसेस। तो इसी वजह से आरएनए मॉलिक्यूल की हाफ लाइफ एज कम्पेयर टू डीएनए कम होती है, कि उसमें ये जो सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और यहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस डीएनए में। एक और बात है, ये जो दोनों हमने रिप्रेजेंट किए हैं डीऑक्सी और ऑक्सी, हमें पता है ये दोनों ये भी अल्फा रिप्रेजेंट कर बैठे हैं और अल्फा रिप्रेजेंट कर बैठे हैं, जबकि डीएनए और आरएनए में हमने याद रखना है ये अल्फा आइसोमर्स नहीं बल्कि बीटा आइसोमर्स होते हैं। और बीटा आइसोमर्स के मुतालिक हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर वाली साइड पर, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ होंगे। तो ऐसे एनोमेरिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये होते हैं
बीटा आइसोमर्स। तो दोनों में से एक, ये जो शुगर है वो डीएनए या आरएनए में प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज जो है वो है नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस है टू टाइप्स की, एक प्यूरिन्स और एक पायरिमिडीन्स होती हैं। प्यूरिन्स हमें पता है वो है एक लार्जर बेसिस जिनमें रिंग जो है दो होते हैं, एक 6 कॉर्नर्ड और एक 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है प्यूरिन्स में। और ये इस केमिकल कंपाउंड का नाम प्यूरिन है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और 9वां कार्बन है। इसी तरह से ये वाला कंपाउंड जो है जिसमें सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज द पायरिमिडीन। और प्यूरिन्स भी अगर उसमें 6th पोजीशन पर, जैसे हम देखते हैं ये इसका है 6th पोजीशन, यहाँ से हम शुरू करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th, ये 7th, 8th और 9th। तो 6th पोजीशन पर अगर अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो 6 अमीनो प्यूरिन, तो ये होता है एडेनिन। इसी तरह से अगर 6th पोजीशन पर हो ऑक्सी और सेकंड पोजीशन पर हो अमीनो ग्रुप 2 अमीनो 6 ऑक्सी, इट इज कॉल्ड एज गोआनिन। ऐसी प्यूरिन का नाम गोआनिन है। इसी तरह से ये जो पायरिमिडीन है 3 तरह की होती हैं, जैसा कि हमने देखा कई दफा। एक तो इनमें है यूरासल और एक थायमीन और साइटोसिन। यूरासल, अब यूरासल ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी। 2,4 ऑक्सी पायरिमिडीन दूसरी पोजीशन पर भी यहाँ हम देखते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 पोजीशन पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 2 और 4 ऑक्सी, इट इज कॉल्ड एज यूरासल। जबकि यूरासल में ही अगर 5वीं पोजीशन पर यहाँ हम देखें तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 5 मिथाइल यूरासल, इट इज कॉल्ड एज थायमीन। साइटोसिन में दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन और चौथे पर अमीनो ग्रुप होता है, यानी कि 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन इज कॉल्ड एज साइटोसिन। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह की वो होती हैं पायरिमिडीन्स। और ये जो पायरिमिडीन्स हैं इनमें से यूरासल हमें पता है आरएनए में प्रेजेंट होती है सिर्फ। फास्फोरिक एसिड तो एज यूजुअल अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, H3PO4 की सूरत में होता है ऐसा ये वाला। और वाटर में जब आयोनाइज होता है ये या सोल्यूशन के फॉर्म में, तो अमूमन इसके प्रोटॉन हम रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि इसमें सलाहियत है कि ये अपने तीनों प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जिस वजह से इन पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये मॉलिक्यूल हमने रिप्रेजेंट किया एक न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड हमें पता है ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जब एक नाइट्रोजनस बेस, ये जैसे गोआनीन हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, वो कंबाइन करता है टू दैट ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल, और शुगर मॉलिक्यूल के भी पहले कार्बन के साथ ये मिलता है। और पायरिमिडीन हमेशा, सॉरी प्यूरिन हमेशा अपनी 9th पोजीशन से यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे इस शुगर के पहले कार्बन के साथ। जबकि जो हमारे होते हैं पायरिमिडीन्स, वो पहले कार्बन से अमूमन उन्होंने, सॉरी पहली पोजीशन से वो जुड़े हुए होते हैं इस शुगर के साथ। 1-1 लिंकेज होती है, जबकि 1-9 लिंकेज होती है न्यूक्लियोसाइड में। एक और इम्पॉर्टेंट वन बात आपने याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट ने ये जो बॉन्ड बनाया है इस प्यूरिन या पायरिमिडीन किसी भी चीज के साथ, ये जो लिंक है बीटा लिंकेज तो है, ये बीटा हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर वाली साइड पर। दूसरा इसका नाम होता है प्यारे भाइयों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो बिल्कुल उसे भी हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही इंडिकेट करते हैं, जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स में कहते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल के वो जब बनाते हैं पॉलीसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स या कुछ भी ऐसे, तो उनके दरमियान में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। तो जब भी एक न्यूक्लियोसाइड अपने 5 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यहाँ पर जो उसमें CH3 और सॉरी CH2 और OH था, यहाँ उसने फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया है, इसे हम
यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा था शुगर मॉलिक्यूल, जिसमें ये तीसरे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे पर हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे कि ये डीऑक्सी है, ये एडेनिन जुड़ा पड़ा है ऐसे यहाँ पर। ये इधर था CH2OH, इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड मैंने बना लिया है, ये ऐसा। तो हुआ ये कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों रिमूव होते हैं, तो ऑक्सीजन के थ्रू ये वाला कार्बन और ये वाला फॉस्फेट ग्रुप इस ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये मॉलिक्यूल जिसमें एक नाइट्रोजन बेस है, दूसरी चीज़ उसमें शुगर है और तीसरी चीज़ उसमें फॉस्फेट ग्रुप है, तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। ऐसे ही ये हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स है, बेस है, इसमें बेस है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, और ये एस्टर बॉन्ड है जो उसने 5वीं पोजीशन पर बनाया हुआ है। यहाँ पर इसने ये एस्टर बॉन्ड 5वीं पोजीशन पर बनाया हुआ है। ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर हमने रेड में रिप्रेजेंट कर लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से ये जो कार्बन है या ये जो अल्कोहल है, इसका तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ वाटर की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएंगे। और ये कार्बन जो कि इस शुगर का पार्ट है और ये 5वां कार्बन जो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का पार्ट है, ये दोनों इस फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू आपस में लिंक हो जाते हैं, तो ये एक एस्टर बॉन्ड बन गया। और एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर था, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हम इसे कह देते हैं, जिनके थ्रू ये दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। ऐसे तमाम, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, तो जितनी मर्जी लंबी चेन बन जाए, पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन भी बने, तो हमें पता है एक एंड उसका ये वाला जो है वो फ्री रहेगा 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड जो है वो हर सूरत में फ्री रहेगा। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया आप देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि प्रेजेंट है इन दोनों में ही, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, ये ऑक्सी हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ऑक्सी राइबोज या आरएनए की दोनों मॉलिक्यूल्स हैं रिप्रेजेंट कर ली। तो ये तो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर था थोड़ा सा, कि इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजनस बेस बनाती है। एरविन शार्कोफ ने हमें पहली दफा बताया प्यारे भाइयों के। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर ये FAD और NAD ये जो कोएंजाइम मींस के डाई न्यूक्लियोटाइड, तो इनका तो आपस में 3 और कार्बन और 5 कार्बन वाला सेम नहीं होता, तो उनके फास्फेट फास्फेट आपस में जुड़े होते हैं, तो उस वो फिर उस बांड को क्या बोलेंगे हम? उसमें फास्फोडाइस्टर बांड तो नहीं है ना, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं बट कार्बन 3 और कार्बन 5 का जिक्र कोई नहीं है। जी हाँ, उनमें सिंपल एस्टर लिंकेज जो वो होती है ऐसी, इस वजह से वो जो दोनों वो को एंजाइम हैं, तो डाई न्यूक्लियोटाइड वो मिले हैं। इसी तरह से प्यारे भाई निकोटीन भी ऐसा ही एक कंपाउंड होता है, तो वो ना अलहदा से मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे अगर आप कहेंगे तो। ओके सर, जरूर डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ना एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही थी, एरविन शारगाफ। शारगाफ ने हमें, वो जिससे ना चारगाफ लिख लेते हैं लेकिन असल में वो शारगाफ है। शारगाफ ने हमें बताया कि एडेनिन और सॉरी प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स एक दूसरे के बराबर होती हैं किसी भी डीएनए के सैंपल में, जिससे हमें पता चला कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के, शायद हमारा ख्याल है कि डीएनए स्पेसिफिकली वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। तो उस सूरत में ना आपको पता है वाटसन और क्रिक ने हमें एक मॉडल प्रपोज किया, वो तो इम्पोर्टेंट वन, हम उसके मुतल्लिक अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले वाटसन और क्रिक से भी काफ़ी सारे लोगों ने ना कोशिश की, जैसे आपको पता है एक तो हम जानते हैं रोजलिन फ्रैंकलिन थी बाजी, मॉरस वेलेकन के साथ मिलके उन्होंने हमें डीएनए का मॉडल एक प्रपोज किया। ऐसे ही प्यारे भाइयों एक ना, आपने नाम सुना हो शायद लाइनस पॉलिंग का।
लाइनस पॉलिंग वो चाचू थे जिन्होंने हमारे लिए एक ना स्केल भी बनाया, जिस स्केल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि किसी में कितनी वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो होती है। तो लाइनस पॉलिंग ने भी डीएनए का एक मॉडल प्रपोज किया था। वो वॉटसन और क्रिक से पहले, तो जेम्स डेवी वॉटसन और क्रिक से पहले लाइनस पॉलिंग, प्यारे भाइयों, ये कह बैठा कि जो डीएनए है ना वो डबल स्ट्रैंडेड तो है, एक 5 प्राइम एंड है और एक 3 प्राइम एंड, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के हैं, और दोनों हैं भी अपोजिट, जैसा कि हमें पता है कि एंटी पैरेलल हैं, जैसा वॉटसन और क्रिक ने कहा बिल्कुल सेम उसने भी कहा। लेकिन लाइनस पॉलिंग ने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये तो जो लिंकेज है वो शुगर फॉस्फेट लिंकेज है, जैसा अभी हमने फॉस्फोडाइएस्टर की बॉन्ड की सूरत में हमने देखा, शुगर फॉस्फेट। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, लाइनस पॉलिंग ने कहा कि ये आउटवर्ड हैं, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, के एडेनिन इधर है तो इसके सामने, सॉरी शुगर पर मुझे बनाना चाहिए, तो यहाँ पर थायमीन तो है लेकिन दे आर आउटवर्ड। तो लाइनस पॉलिंग जो है ना अपने मॉडल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सका, या ये कह लो कि ये किस तरह से दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे, या किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स रहते हैं या अटैच रहते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि इतनी दूर डिस्टेंस, इतना ज़्यादा 2 नैनोमीटर से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है कि ये एडेनिन और थायमीन फिर हेल्ड टुगेदर कैसे रहेंगे, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसे हमें पता है एक्सप्लेन किया ज़्यादा अच्छी तरह से फिर वॉटसन और क्रिक ने अपनी बुक में, जिसका नाम है हेलिकल लाइफ। तो इसमें उन्होंने हमें बताया कि एडेनिन और थायमीन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, शुगर और फॉस्फेट, तो यकीनन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शुगर फॉस्फेट ने मिलकर एक सीढ़ी के लंबे से डंडे, तो साइड वाले रंग तो बनाए हुए हैं जैसे शुगर फॉस्फेट ने। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं दे आर नॉट आउटवर्ड, वो किस तरफ को मौजूद है, इनवर्ड प्रेजेंट है, और इनवर्ड जो प्रेजेंट है, तो इस वजह से वो इतनी नज़दीक आ गई हैं कि अब नाइट्रोजन एक प्यूरिन का, जैसे यहाँ पर हमने इसे थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, थायमीन के हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से ऑक्सीजन जो यहाँ प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो लिंक टुगेदर करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ रहें। और दूसरी इंपॉर्टेंट वन बात, गुआनिन और साइटोसिन दोनों तीन मुख्तलिफ जगहों पर उनमें ये अवेलेबिलिटी बन जाती है कि एक दूसरे के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। तो गुआनिन और साइटोसिन तीन, और थाइमिन और एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिस वजह से दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के जो है वो हेल्ड टुगेदर रहते हैं, या एक दूसरे के साथ ऐसे स्टेबिलिटी में रहते हैं। अब किसी डीएनए के सैंपल में जितना ज़्यादा गुआनिन साइटोसिन, उतना ज़्यादा प्यारे भाइयों उसमें हमें उसको मेल्ट करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। जितने ज़्यादा एडेनिन थायमिन, उतना एज कम्पेयर टू आप कह लो कम स्टेबल। हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इससे मुराद ये नहीं है कि एडेनिन थायमिन सैंपल वाला स्टेबल ही नहीं होगा। स्टेबिलिटी तो ज़ाहिर है दोनों में होती है, और यही स्टेबिलिटी इसे इस काबिल बनाती है, और स्पेशली इसमें सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वो इसे मज़ीद स्टेबल बना देता है कि और चीज़ें या और फॉस्फेटेजेस या और ऐसे एंजाइम्स इसके ऊपर एज कंपेयर टू आरएनए कम रिएक्ट कर पाते हैं, कि साइट्स उतनी अवेलेबल नहीं होती रिएक्शन करने के लिए, जिस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आरएनए। बाकी ये तो हमने वो जर्नल नॉलेज के लिए याद रख लेना है कि दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान में इतना का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक ग्रुप से जो मेजर ग्रुप है उसमें वो 34 एंगस्ट्रॉम तक डिस्टेंस होता है।
और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड बेसिस यूजुअली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये स्टेबिलिटी का दोबारा बता दें। आरएनए ज्यादा अनस्टेबल क्यों होता है डीएनए से? ये हेलिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्लीज। मैं क्या बैठा प्यारे भाई कि ये जो सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना आरएनए में, जैसे यहाँ ये हमने रिप्रेजेंट किया है, तो अब ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना, ज़ाहिर है जितने ज़्यादा फ्री हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये फ्री अगर अवेलेबल है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो हैं, ये अलाउ करते हैं नए मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाने में, या फॉस्फेटेजेस के लिए इजी अटैक होते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा इजीली अटैक कर पाते हैं इनके ऊपर और इनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द डीएनए के। उसमें यहाँ पर जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये वाली साइट कम से कम अवेलेबल नहीं है डीएनए में, कि यहाँ पर साइट अवेलेबल नहीं कोई भी एक नए रिएक्शन के लिए, जिस वजह से एज कम्पेयर टू आरएनए इसमें स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। हमारा ख्याल है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में शायद यही वजह है कि विद द पैसेज ऑफ अर्ली ऑर्गेनिजम्स जो अल्लाह ताला ने बनाए, उनमें हम देखते हैं कि वो सारे ऐसे थे जिनमें जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल जो था वो आरएनए था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स और इवॉल्व होते गए, तो उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए बन गया। जैसे शुरू वाले ऑर्गेनिजम्स जो इंतहाई सादा तरीन है, आप देखते हो अ, जिनमें वायरसेस हैं, तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए था, और आज भी हमें पता है ऐसे वायरसेस दुनिया में हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए था जिसने ग्रेजुअली इवॉल्व होके वो डीएनए में चेंज हो गया, और आज के ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ऑर्गेनिक सॉरी जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है। हाईली एडवांस की बात करते हैं, वैसे तो हमें पता है वायरसेस आज भी ऐसे प्रेजेंट है जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, और फिर उन्हें पता है, आपको पता है कि हमारे सेल को बताने के लिए कि भाई मैं आ गया हूँ, उन्हें डीएनए बनवाना पड़ता है हमारे सेल से। तो सर ये जो आरएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड, बट ये फोल्ड होके अपीयर तो डबल स्टैंडर्ड आर डीएनए की देता है ना? तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके वो एंड जो फ्रीली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे मौजूद है वो इस तरह से हो जाए कि हमें डबल हेलिक्स नजर आए और इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं था पड़ता? हमेशा तो ये सिंगल स्टैंडर्ड में नहीं रहता ना? आरएनए यकीनन डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लेकिन आरएनए एक ही स्ट्रैंड अपने ऊपर फोल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ना दो अलहदा से स्ट्रैंड हों जैसा कि डीएनए में होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वो आपस में फोल्ड हो जाता है। जैसे आप देखते हो ट्रांसफर आरएनए, हम ज़्यादा उसके मुतालिक फेमिलियर हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ वो क्लोवर शेप में, हमारा ख्याल है कि वो फोल्ड हो जाते हैं, तो कहीं कहीं से वो एक दूसरे के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में डेवलप करना उन्हें यकीनन इस काबिल तो बनाता है, इस कॉन्फ़िगरेशन में तो ले आता है कि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाएं, लेकिन डीएनए के मुकाबले में नहीं, क्योंकि फिर भी उनमें उनमें नाइट्रोजन सॉरी शुगर पर डीएनए के मुकाबले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और डबल स्टैंडर्ड हम इसे ट्रू डबल स्टैंडर्ड नहीं कहते, क्योंकि कोई भी आरएनए ऐसा नहीं होता जो ना ट्रूली डबल स्टैंडर्ड हो। हम वायरसेस में बाज़ दफ़ा देखते हैं कि उनमें ना उसने बाज़ किताबों में बनाए हुए होते हैं रेट्रो वायरसेस के, इस तरह से आरएनए का एक मॉलिक्यूल आरएनए का एक और मॉलिक्यूल, लेकिन ये दो इंडिपेंडेंट और अलहदा से दो कॉपीज होती हैं आरएनए की, जैसे आप कह लो मैसेंजर आरएनए की दो कॉपीज होती हैं। जी प्लीज। ओके सर। यस सर, समझ आ गई, थैंक यू। वेलकम। और कोई सवाल हो इसी के मुतालिक?
सर वो जो आपने अभी बता रहे थे कि C1 और N9 की जो लिंकेज होगी एडेनिन और गवानीन की, मींस के ये प्यूरिन की बात हो रही थी, और पायरामिडीन के केस में भी C1 और C9 ही होगा। नहीं नहीं, C1 और उसमें तो आपने ना ये याद रखना है कि यहाँ ना इसमें जो पहली पोजीशन है ना, ये है नाइट्रोजन यहाँ पर, क्योंकि वो रिंग में जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, वहाँ जहाँ कार्बन नहीं है उसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हमने इस केस में यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है कि ये नाइट्रोजन है, तो इसमें तो 9th पोजीशन है ही नहीं। जब इसमें 9 है ही नहीं तो फिर ज़ाहिर है कोई और बॉन्ड बनाता होगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को, जिसे साइटोसिन कहते हैं, अगर इसके साथ शुगर ने अटैच होना होता है यहाँ पर, तो यहाँ से होता, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता और शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते, आगे ये मैंने एस लिख दिया है शुगर के लिए, तो इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाता। तो ये इसकी तो थी फर्स्ट पोजीशन। तो पायरिमिडीन्स जो हैं वो अपनी फर्स्ट पोजीशन से 1-1 लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, जबकि 9th पोजीशन होती है इस प्यूरीन की, कि प्यूरीन जो है वो अपनी इस 9th पोजीशन से जुड़ा हुआ होता है शुगर के साथ। ओके सर, वो सर जो पहला आप दिखा रहे थे जहाँ पे कार्बन नंबर 3 से पहले वाली सामने करें वो फिग, ए, ये पायरिमिडीन, पायरिमिडीन सर। जी यही है। सर ये नाइट्रोजन देखें कार्बन नंबर 3 पे भी है और 1 पे भी। आपने ऊपर वाली को 1 दे सकते थे नंबरिंग, आपने स्टार्ट मतलब बेस में जो है 1 यहाँ से अपने नंबरिंग स्टार्ट की, इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? होए होए, आपको याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी? सर एंट्री टेस्ट में पढ़ी थी, अब भूल गई है। ये जो आप इनकी आज नोमेनक्लेचर भी बता रहे थे, पता नहीं ब्यूटेन वगैरह की, मुझे थोड़ा सा भूल गया, मैं इसे दोबारा पढ़ूंगी, बट अब भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा क्लियर कर दे प्लीज। हमने ना पढ़ा थी कोई चीज जिसका नाम था प्रायोरिटी। जब यस जब सर भी पढ़। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं, तो हम सबसे पहले ना कार्बन चेन या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का या कुछ और चीज़ें भी मौजूद हों उसमें, जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है इन रिंग्स के अंदर, तो हम ना कोशिश करते हैं कि एक तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से अटैच्ड ग्रुप जो हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जो हाइड्रोजन की जगह पर लगे, उन्हें ना कम से कम नंबर मिल पाए। और कम से कम नंबर मिल पाने से मुराद ये है कि इसमें फिर ना आ जाती है प्रायोरिटी मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों साइडों पर एक जैसे नंबर मिल रहे हों, तो हमने पढ़ा था कभी कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और या कोई और ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड है एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहला नंबर आएगा। तो उसी लिहाज से ना यहाँ फंक्शनल ग्रुप को ताकि कम से कम नंबर मिलें, हमने ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर इस प्यूरीन को, अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमें नज़र आ रहे हैं प्यारे भाइयों, कि यहाँ हम देखते हैं ये डबल बॉन्ड हमें नज़र आ रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये हमेशा ही ऐसा नहीं रहता। हमने ना कुछ और चीज़ भी एक पढ़ी थी, शायद हल्का सा आपको याद आ जाए, रेजोनेंस। यस सर, बेंजीन वगैरह का पढ़ा था, ये रेजोनेंस एनर्जी। वेरी गुड, इससे मुराद है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है दे आर नॉट फिक्स्ड। तो फिर हमने ट्रेडिशनली इस नाइट्रोजन से स्टार्ट की नंबरिंग, एक साइड से स्टार्ट की 7th 8th 9 तक। इसी तरह से इन तीनों पायरिमिडीन्स को जब हम देखते हैं, तो जैसे आप इसे देखो तो फर्स्ट पोजीशन हमने इसे दे बैठे थे इसको, तो फिर हमें इसको 2 देना पड़ा। उसकी वजह कि इधर अगर 2 देते तो कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन अवेलेबल है 1 और 2, ऑक्सीजन अवेलेबल है 1 और 2, ऑक्सीजन अवेलेबल है। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक है सर, मैं खुद भी करूंगी इंशाल्लाह। मे बी ठीक अ है, लिटिल थैंक यू। बिट।
और कोई सवाल हो प्यारे भाइयों? नहीं, चलें कल इंशाल्लाह फिर हम सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स करने की कोशिश करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके मुतालिक आपने ना देख लेनी है चीज़ें कुछ, और ताकि ना हम जल्दी से क्लियर कर सकें इसे। कोई सवाल भी हों आपके तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।